नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। आज एक दर्दनाक खबर लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। वो खबर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस खबर पर एक ऐसा बयान आ जाता है धीरेन्द्र शास्त्री का। आप समझ गए होंगे मैं महाकुंभ में भगदड़ की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बाबा ऐसा बयान देते हैं कि महाकुंभ में जो मरेगा वो तरेगा। वाह, महाकुंभ में मरने के लिए वहां लोग पहुंचे थे क्या? ऐसे ढोंगी बाबा इस तरीके के बयान देते हैं। न जाने मेरे जैसे कितने लोग यहाँ पर गुस्से में हैं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से। मैं तमाम लोगों से बात कराऊंगा, उनका दर्द, उनका दुख दिखाऊंगा कि वो भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति उनकी क्या संवेदना है। वो क्या थी अफवाह जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए? एक जगह भगदड़ हुई, 3 जगह भगदड़ हुई, क्या हुआ? ये मैं आपसे आज अपने साथियों के साथ चर्चा करूंगा। ये खबर लेकर आते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि महाकुंभ जैसे इतने बड़े इवेंट में क्या लापरवाही हो गई जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन मौतों पर नमक ऐसे बाबा छिड़कते हैं जो ये कहते हैं कि महाकुंभ में जो आएगा, जो मर गया वो तर गया। तमाम साथी हैं हमारे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज के रहने वाले हैं कमल कांत, उनसे बात करेंगे। कमल कांत जी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान कि जो कुंभ में आया है, जो मर गया वो तर गया, ये क्या है? ऐसे बाबा क्या हैं? क्या कहेंगे इनको? बस लाइमलाइट आना है। जो भगदड़ मची थी, इतनी मौतें हुई, दुख तो उन्होंने नहीं जताया, जबकि दुख जताना चाहिए था। और बोले क्या कि जो मर गया वो तर गया। अगर उनके बोलना नहीं चाहिए, मुझे माफ करिएगा, अगर उनके परिवार से किसी के साथ ये हादसा होता तो शायद वो बात यही कहते। ये पूछना चाहिए उनसे। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 9 लोग आए थे, 7 लोग जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। मतलब ऐसे बाबा इनको कैसे माने? वही तो कह रहा हूँ, जिसके परिवार के साथ ये चीज हुआ, हादसा हुआ, क्या उस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिले शास्त्री जी? नहीं। उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं। तो बोलना है तो कुछ भी बोलना है, लाइट में आने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हैं वो। अब कैसे बोल सकते हैं? अब खुद सोचिए ना। हमारे मुख्यमंत्री जिस दिन बयान दे रहे थे, उनके आंखों में आंसू था, भावुक हो रहे थे वो, और एक ये शास्त्री जी हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। खुद तो वीआईपी घाट पे स्नान करते हैं, और जनता जब परेशान होती है, मौतें हो जाती हैं, तो फिर ऐसे बयान देते हैं कि जो मर गया वो तर गया। भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है कि जो मर गया कुंभ में वो तर गया। क्या ऐसे बयान देना चाहिए ऐसे बाबाओं को? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी कह रहे थे कि जो कुंभ में ना जाए वो देशद्रोही है। तो फिर इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। फिर अब आप देखिए वो सवाल किस पे खड़े कर रहे हैं भाई। जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक है वो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रहा है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को वहाँ पर निभा रहा है, वो नहीं जा पाएगा कुंभ में, तो क्या वो देशद्रोही है? आप और हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अपना कहते हैं ना कि अपने काम से न्याय करो, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से न्याय कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना कुछ दिखाए बहुत सारे परोपकार करते हैं, वो नहीं जा पाएंगे वहाँ पर, तो वो देशद्रोही हैं। 130 करोड़ की जनता है इस देश में, वो नहीं जा पाएगी 130 करोड़ जनसंख्या, तो क्या वो 130 करोड़ जनसंख्या देशद्रोही हो जाएगी? तो इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री को आपने देखा कि हमेशा से वो लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स वो लगातार देते हैं। अब इस तरह की बात करना, वो भी एक ऐसे वक्त में जब कुंभ में एक बड़ा हादसा हुआ, कितने लोगों की जान चली गई, तो ऐसे में उन लोगों को संबल देना चाहिए, उन परिवारों को एक तरीके से कंधे पर हाथ रखना चाहिए। कहते हैं ना, प्यार के 2 मीठे बोल, मरहम के 2 मीठे बोल उनको लगाने चाहिए। ऐसे में इस तरीके से बात करना कि जो आया, जो मर गया वो तर गया, उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है। आप हालत वहां पर देखिए कैसे, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 9 लोगों का एक ग्रुप आया था, अब वो कह रहे हैं आंखों में आंसू लिए कि हम 7 लोग वापस जा रहे हैं। कोई उनके मन से पूछे, कोई उस माँ से पूछे जिसने अपना बेटा कुंभ में इस हादसे में खो दिया, कोई इस भाई से पूछे जिसने अपने भाई को खो दिया, कोई इस पिता से पूछे जिसने अपने बेटे को खो दिया इस तरह के हादसों में। और उनका सिर्फ ये कह देना कि हाँ जो आया वो मर गया, वो तर गया, ये बेहद संवेदनहीन बयान है। और इस बयान के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि संत समाज को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप कुंभ में आकर इस तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, और आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए, या इस चीज़ के लिए कि आप लाइमलाइट में आ जाएं, कैमरे के मुंह आपकी तरफ घूम जाएं, आपके पास बाइटें हों, आपके पास जो कैमरे के फ्लैश है वो आपके ऊपर क्लिक करने लग जाएं। ये बहुत मुझे लगता है क्या ये सनातन में, परंपरा में है? यही सनातन है कि जो कुंभ में आए नहाए और जो मर जाए वो तर जाए?
देखिए किस तरीके की बात है? हमारे धर्म की चादर उड़ाना कहाँ तक जायज है? देखिए हमारे सनातन में एक वो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होना, तो आप ले लीजिए ना मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष भी एक लेवल पे आके होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि कोई छोटा बच्चा है, उसकी अगर जान चली गई तो जो मर गया तो तर गया, और इस तरह की बात कहना। मोक्ष की भी एक उम्र होती है, हर चीज़ होती है, और आप इस तरीके से स्टेटमेंट दे देंगे बिना जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं उसकी सेंटिटी, उसकी गंभीरता को समझे हुए इस तरह के स्टेटमेंट देंगे। मुझे तो लगता है कि ये मरहम लगाने की बजाय जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन परिवारों ने उनके जख्मों को, उनके घावों को कुरेद रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस तरह के बयान के लिए। उनको देशद्रोही वाले बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो लोग कुंभ में नहीं जा रहे हैं वो लोग देशद्रोही हैं। इस तरह के बयानों के लिए तो संत समाज को उनको बाहर निकाल कर खड़ा कर देना चाहिए कि संत का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर पवित्र आचरण हो, आपके अंदर पवित्र थॉट्स आए। लेकिन ये कहीं से कहीं तक पवित्र हैं थॉट्स। आप सिर्फ किसी के ऊपर भी सवाल खड़ा करने के लिए संत थोड़ी ना बने हैं। आप इस तरह की मस्करी हरकत कर रहे हैं, उसके लिए आप संत बने हैं क्या? संत समाज को बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ में आंकड़े छुपाए गए मौत के? देखिए अब आपके और हमारे पास कोई और सोर्स तो है नहीं, लेकिन हाँ, जो हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री भी सामने आए, और जिस वक्त मुख्यमंत्री आए थे सामने, उन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना कि संवेदनहीनता नहीं दिखाई, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई। और जो पुलिस थी, पुलिस भी सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीज़ों को छुपाने की मुझे नहीं लगता कोशिश की गई है। पुलिस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामने सारी चीज़ों को बताया और इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, वहाँ पर चीज़ें हुई हैं। जिन लोगों से गलती हुई थी उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, उन लोगों को वहाँ से हटाया गया और नए अधिकारियों की वहाँ पर तैनाती की गई। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ जो थी, कहीं ना कहीं उसमें एक मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुआ। उस भीड़ को मैनेज करने में जो अधिकारी वहाँ पर थे वो और थोड़ी गंभीरता के साथ वहाँ पर अपनी ड्यूटी को कर सकते थे। और एक और चीज़ है जिसके खिलाफ मैं हूँ, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ। आप वीवीआईपी कल्चर, एक वीवीआईपी आ रहा है तो आप सारी चीज़ों को छोड़कर एक वीवीआईपी के पीछे भागने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ख़राब होती हैं। मुझे 1989 की एक चीज़ याद है, जब नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, तब जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, उस वक्त नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और उस मेला क्षेत्र के जो एसपी थे उन्होंने एनडी तिवारी से ये कहा था कि भाई ये देखिए कुंभ में भीड़ बहुत आ रही है और ऐसे में अगर हम वीवीआईपी ड्यूटीज़ पे लगे रहेंगे, वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो नारायण और उस वक्त जो एसपी थे उनके ऊपर दबाव था बहुत सारे मिनिस्टर्स का कि हम आएंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आप हमको वीवीआईपी तरीके से हमको घाट पर ले जाइए, वीवीआईपी हमको दर्शन कराइए। इस बात की जो परेशानी है उस वक्त के तत्कालीन एसपी ने वो नारायण दत्त तिवारी के सामने रखी थी और एनडी तिवारी ने उस वक्त फौरन कह दिया था, एक आदेश जारी कर दिया था कि नहीं, किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं। अगर आपको जाना है तो पर्सनल कैपेसिटी में जाइए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाइए, दर्शन कीजिए, धर्म लाभ कमाइए। धर्म लाभ आपको अगर कमाना है तो क्यों फिर वीवीआईपी कल्चर की ज़रूरत है, इसको छोड़ दीजिए। तो ऐसी ही चीज़ मुझे लगता है कि अब भी फॉलो होनी चाहिए। अभी भी काफ़ी वक्त है, 26 फरवरी तक पूरा कुंभ चलने वाला है, तो इस वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जिसको भी जाना है दर्शन करने, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाए, दर्शन करे, स्नान करे, धर्म लाभ कमाए, कोई किसी में आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, किसी वीवीआईपी कल्चर की वजह से, किसी वीवीआईपी ड्यूटी की वजह से कोई अव्यवस्था फैलती है। आप देखिए, वैसे भी ये कहा जा रहा है कि इस बार 40 करोड़ के आसपास लोग कुंभ में वहाँ पर पहुँचेंगे, तो इतने लोगों को मैनेज करना आसान थोड़ी ना है। उस दिन भी इतनी भगदड़ क्यों मची? 10 करोड़ के आसपास लोग आ गए। 10 करोड़ की जनसंख्या देशों की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे ही कई ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनकी जनसंख्या कुंभ में आने वाले लोगों से कम है। आप ये समझिए कि 10 करोड़ का मतलब है कि आधा यूपी पहुंच गया वहाँ पर उस दिन। तो जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मैनेजमेंट में, और हमको समझना होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इंसान ही हैं, ठीक है। वैसे भी पुलिस के ऊपर प्रेशर रहता है, और इतने सारे लोग अगर एक साथ पहुँचेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है। व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, लेकिन फिर वही बात जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, इस कमरे की जो कैपेसिटी है, इस न्यूज़ रूम की हमारी कैपेसिटी 100 लोगों की है। अगर मैं 1000 लोग घुसेड़ दूंगा, 1000 लोगों को यहाँ पर घुसेड़ कौन रहा है? घुसेड़ तो यही लोग रहे ना। आइए 144 साल बाद आइए कुंभ में दर्शन करिए। खुद तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग वीवीआईपी घाट पे नहाते हैं, और उसके बाद लोगों से कहते हैं आइए आइए, और वो भीड़ में परेशान होते हैं और फिर जब मर जाते हैं कहते तर गए। मैं लोगों से भी इसमें अपील करना चाहूँगा, हमेशा हमको एक पक्ष होकर चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप आइए कुंभ में, लेकिन आप ये भी देखिए कि कितने लोग क्या है, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आ जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में एकदम से अव्यवस्था होगी। हमारे पास लिमिटेशंस हैं चीज़ों को लेके, पुलिस हमारे पास लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टेट की पुलिस को हटा के आप सिर्फ प्रयागराज में लगा देंगे, और भी अलग अलग जगह जिम्मेदारियाँ
जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं जिनको पूरा करना है। अगर एकदम से 10 करोड़ 12 करोड़ लोग एक साथ एक शहर में पहुंच जाएंगे तो शहर में व्यवस्था होगी। तो मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि 13 जनवरी से शुरू हुआ था, 26 फरवरी तक जा रहा है जो कुंभ है, और 144 साल बाद ये कुंभ आ रहा है, तो जो आपको 13 तारीख को लाभ मिलेगा वो आपको 26 तारीख को भी मिलेगा। तो एकदम से और बीच में भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, 13 से 26 तक में तो लंबा है जो कुंभ चल रहा है। तो आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा जाने से पहले चीज़ों को देख लीजिए। अब हमने देखा कि प्रयागराज के बाहर जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर 20-20 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अव्यवस्था फैलेगी तो जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है अव्यवस्था फैलने का? देखिए नहीं, जिम्मेदार मैं एक पक्ष को लेकर नहीं कहूँगा। पहले से प्लान क्यों नहीं किया गया? नहीं, पहले से प्लान, पहले फिर वही बात पता है ना था कि 144 साल बाद आ रहा है नहीं, और 44 करोड़ 45 करोड़ लोग आएंगे। नहीं, ये तो था ना क्लियर मोटा माटी की इतने लोग आएंगे, और कुंभ में कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं। ये भी देखिए 40 करोड़ लोग था कि 13 से 26 फरवरी के बीच में, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। लेकिन एकदम से एक दिन में 10 करोड़ 12 करोड़ लोग आ जाएंगे तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन, एक उम्मीद ही होती है ना। सबको तो पता नहीं है सरकार को कि यहाँ कितने लोगों ने टिकट कटाया हुआ है आने का। तो हम एकदम से सरकार को या एकदम से पुलिस को दोषी ठहरा दें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि एक कमरा है, एक कमरे में 100 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें एकदम से 1000 लोग आके भर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, परेशानी होगी। वही दिक्कत, वही परेशानी कुंभ में भी हुई है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है सोचना चाहिए। खाली एक पक्ष होकर हम सरकार को दोष दे दें, किसी पे भी उंगली उठाना, सवाल खड़े करना बहुत आसान होता है। लेकिन वो लोग जो वहाँ पर रहकर ग्राउंड पर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों की चीज़ें भी, हमारे भी संवाददाता वहाँ पर गए थे, हमारे भी जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पर थे, उन्होंने भी दिखाया था कि कितनी भीड़ वहाँ पर है। उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना एकदम से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा सरकार को भी व्यवस्था अपनी थोड़ी टाइट करनी चाहिए, और मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को भी एकदम संयम बरतना चाहिए। जाएँ वहाँ पर, लेकिन जाने से पहले अपनी परिस्थिति, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इतनी भीड़ है वहाँ पर, तो हम जाने से पहले चीज़ों को एक बार देख लेना। अब हम एक छोटे से टूरिज्म के लिए कहीं जाते हैं तो पहले होटल के बारे में भी जानकारी लेते हैं, उस जगह के बारे में भी जानकारी लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, देखते हैं कि भाई की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या नहीं। तो यहाँ भी आप देखिए कि चीज़ें ठीक हैं, और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो अपनी जो यात्रा है उसको थोड़ा सा टाल दिया जाए। और सिर्फ एक चीज़, अब हर एक आदमी चाहता है कि मैं जाके संगम नोज पे डुबकी लगा लूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को भी समझना होगा कि वहाँ पर ये चीज़ तो सरकार को भी समझनी चाहिए थी ना, कि जिन जिन घाटों को आगे बनाया गया है उनको थोड़ा सा और पीछे बनाते। प्लाटून जो पुल बनाए गए हैं उनमें वन वे रास्ता होता, जहाँ सकरी रास्ता है वही कह रहा वहाँ पर हूँ, थोड़ी बड़ी रास्ता है, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं कैमरे के सामने हमको खड़े होकर किसी की आलोचना करना बहुत आसान है। आलोचना नहीं कर रहे हैं, हाँ, बहुत आसान है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र जो है, मैं फिर वो कह रहा हूँ, कुंभ क्षेत्र, मान लीजिए ये कुंभ क्षेत्र है, तो ये कुंभ क्षेत्र इतना ही है, ठीक है। आप उसको प्रयागराज को जो है दूसरे जिले में नहीं ले जा सकते, तो जगह इतनी ही है, जगह उतनी है। उस जगह में लोग ज्यादा आ जाएंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। इस चीज को हमको समझना होगा। वो ठीक है, अखाड़ों को इतनी जमीन दे दी गई, वहाँ बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, रास्ते सकरे हो गए हैं, आने जाने का रास्ता एक ही है। इसके लिए हम जिम्मेदार किसको कहें, ये आप समझ सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे राय लेते हैं। हमारे साथ दीपांशी हैं। दीपांशी थोड़ा धर्म कर्म में विश्वास ज़्यादा रखती हैं, मुझे लगता है। दीपांशी, ये जो कुंभ में हुआ, भगदड़ हुई, मौतें हुई, उसके बाद आपके जो आप उनको बहुत लाइक करती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं जो मर गया वो तर गया, और जो कुंभ नहीं नहाएगा वो अधर्मी है, विधर्मी है। नहीं, वो तो इसलिए था ना कि वो प्रमोशनल एक पहले एक्टिविटीज चल रही है, सरकार भी कर रही है, और धीरेन्द्र शास्त्री बहुत सनातन को प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। सनातन का प्रचार प्रसार मतलब उनकी एक्टिविटीज तो हमेशा, क्या एक्टिविटी है उनकी? मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, ना सही बता सकती हूँ। जो उन्होंने सनातन कहा, जो का मर गया जो तर गया, मर गया तर गया, उस पर धर्म का चादर उड़ा देना, ये सनातन का प्रचार है क्या? नहीं, मैं पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि जो वो बुलाने के उससे उन्होंने कहा होगा, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। कैसे बुलाने के लिए कह दिया? उन्होंने कहा कि जो कुंभ नहीं आएगा वो अधर्मी है, विधर्मी है, देशद्रोही है। अब मान लो कोई आर्मी सेना पर डटे हुए जवान हमारे हैं, या कोई बीमार है, वो नहीं पहुंच पाया, तो वो देशद्रोही हो गया? नहीं, इतना कोई बोलने से पहले सोचना तो चाहिए ना। बिल्कुल सोचना चाहिए। इसी दूसरी स्टेटमेंट में तो बिल्कुल सोचना चाहिए जो उन्होंने कहा। बट ये होता है ना कि अगर आप इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप एक हिंदू आर्मी बनाने की बात करें, लोग आपसे जुड़ भी जाते हैं, आपकी हर कोई बात को जो है ना ध्यान से सुना जाता है, एक वर्ग के लोग तो खासकर आपको सुनते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स ना दो जब लोग दुख से गुजर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, जिन फैमिलीज ने अपने अपने मेंबर्स को खोया है, या जो अभी तक मिल नहीं रहे हैं, जो घबराए हुए लोग हैं अभी तक भी, और जो आने वाले भी, आप शायद उनकी हिम्मत बांध सकते थे कि अब प्रशासन इस पर अच्छे से काम
काम करेगा, बदलाव होंगे, जो गलतियाँ हुई है वो आगे नहीं होंगी, डरे ना, आगे आके हिस्सा लें, मदद करें, मतलब आप एक पॉजिटिव वो कर सकते थे, बट आपने इसको थोड़ा सा नेगेटिव तो मोल्ड दे दिया है कि एक ये कहावत होती है ना कि कोई ऐसी जगह पे कुछ अनहोनी हो जाती है तो ये कहते हैं कि सीधा भगवान के धाम चला गया। बट उनसे पूछो जिन्होंने खोया है, वो नहीं चाहते थे ना कि ऐसे तर जाए, वो नहीं ऐसा ना वो मरवाना चाहते थे अपने फैमिली मेम्बर्स को, ना वो तराना चाहते थे, वो डुबकी लगवाने आए थे तो डुबकी से तर जाते। तो वो चीज़ थोड़ी गलत है, वो उनको सोचना चाहिए था, किसी के भी साथ होगी वो दुख की बात है। दुख की बात है, माना। आप हमारे साथ दीवान जी हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन दीवान जी एक बात बताइए आप, ये क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बयान देते हैं कुंभ में, कुंभ को लेकर के, और कुंभ में जो अव्यवस्था फैली इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए सर, पहला तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है उसका कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसके परिवार से कोई जाता है उसी को पता होता है कि उसका दुख क्या होता है। तो इस जगह पे बैठे आदमी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी व्यवस्था की बात है तो व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि ये शुरू से ही ये पता था कि उस दिन एक शाही स्नान है, तो उसको देखते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लोग रात से ही आ रहे थे तो प्रशासन को रात से ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, आने और जाने का जो रास्ता एक रखा गया था उसको दो रास्ते किए जाने थे कि एक, जब आपने इतने घाट बना रखे हैं नहाने के, तो आपको कम से कम ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि एक तरफ से आदमी आए और दूसरी तरफ से निकलता जाए। और जो प्रशासन ने जो काम अब किया है वीआईपी मूवमेंट को लेके, वो उसको पहले दिन से करना चाहिए था कि ये आस्था का कुंभ है, महाकुंभ है, तो इसमें वीआईपी नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। पहले दिन से इसका ख्याल रखा जाना था। अगर ये नहीं होता तो लोगों का उस दिन गुस्सा नहीं फूटता, वो रास्ते नहीं ढूंढते, बैरिकेड्स बंद नहीं होते, रास्ते बंद नहीं होते, तो ये हादसा रोका जा सकता था, मेरा ये मानना है। रोका जा सकता। शंकरेश, आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में क्या निकला आपकी? खड़े होइए। रिसर्च में क्या निकला आपकी कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ और कैसे रोका जा सकता था? देखिए, इस बात को समझ पाना कि ग्राउंड पे एक ऐसे हादसा हुआ, वहाँ पे जो है सो जो प्रशासन की व्यवस्था है, यूपी गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था, नो डाउट इसमें काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था थी, काफ़ी चौकन्ना लोगों को अवेयर किया जा रहा था। डीआईजी जो वैभव कृष्णा है वो भी लोग अवेयर कर रहे थे, जो डीएम है वो भी अवेयर कर रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, जो निकासी को लेकर हो, आने जाने को लेकर हो, लोगों की भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चूक है। लेकिन फिर भी जो है सो अफवाह से बचना चाहिए, लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए, और ये हमें इस जिम्मेदारी इसकी निभानी चाहिए। और भगदड़ की बात रही तो पहले भी बड़े हादसे हो चुके। 2013 को आप याद कीजिए, 2013 से पहले जब महाकुंभ में ये उज्जैन वाला हुआ तो वहाँ भी हादसे हो चुके थे। अब पटना को याद कीजिए, जब धार्मिक आयोजन था उसमें भगदड़ हुआ था। तो जब भीड़ होता है, क्राउड होता है, तो भगदड़ की स्थिति बनी रहती है, शासन प्रशासन के लिए चौकन्ना रहते हैं। उसके लिए जो है सो सबसे बड़ा ये है कि लोगों को आप अवेयर रखें, लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए आप मार्ग प्रशस्त करें, लोगों में जो है सो अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, दुख जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया। सवाल ये है कि गिद्ध कौन है? गिद्ध कौन है? गिद्ध की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर कई पॉलिटिकल पार्टियों को ट्रोल किया जा रहा है कि महाकुंभ में कोई अप्रिय घटना घटे और कुछ गिद्ध आकर के वहां पर अपनी सियासी रोटी सेकें। लेकिन जब ऐसे संत साधु वेश में कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं तो वाकई में सर चकरा जाता है कि इनको फॉलो करें या इनको ट्रोल करें। खैर, आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स पर में लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।